Hello students, welcome to the lecture number 4 of class 12th physics unit electrostatics. So far we have studied Coulomb's law in electrostatics, which is the fundamental law of electrostat. I'm not getting any queries from you people, so I hope you all are getting what we are reading here. With this positive note, let us start the today's lecture. इससे पहले कि हम कूलम्स लॉ का एक स्टेप और आगे चलें, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए दिया था. मुझे उसका कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस किसी से नहीं मिला है. आई डोंट नो आप लोगों को समझ आया या आप लोगों ने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया है न्यूमेरिकल. तो इट्स नॉट गुड कि आप लोग अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्वेरी भी नहीं पूछ रहे हैं. मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके क्वेश्चन दिखा रहा हूँ. आई होप आपको समझ आएगा, और अगर आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी तो आप चेक कीजिएगा आपने कहाँ पे गलती की है. डायग्राम आपके सामने गिवन था, उसमें आपसे पूछा गया था आपको बताना है ए पॉइंट पर कितना चार्ज होगा, बी फेस पर कितना चार्ज होगा, सी पर कितना चार्ज होगा, डी पर कौन सा चार्ज होगा, और क्या ये लीव्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी. तो सबसे पहले हमें जो गिवन था वो इस प्लेट पर, लेट मी चेक क्वेश्चन, पॉजिटिव चार्ज, यस पॉजिटिव चार्ज इस लीव पर गिवन था. इस कंडक्टर को हम लेके आ रहे थे इस ए बी फेस की तरफ को, जो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया भी था, एरो हेड शो किया हुआ था. जैसे ही हम इस कंडक्टर को इस अनचार्ज बॉडी के पास लेके आएंगे, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ा था क्या होता है. इस फेस पर इस अनचार्ज बॉडी के पास अभी इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं. जैसे ही ये कंडक्टर इसके पास आएगा, इसके पास जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करके दूसरे फेस पर भेज देगा. यानी यहाँ पर होगी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. लेकिन यहाँ पे लिखा था कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी अगर लंबे समय तक ये प्रोसेस चलती रहे तो क्या होगा. ये बी फेस आप यहाँ पे देखेंगे सी के साथ कनेक्टेड है. जितना भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके इस सी पॉइंट पर पहुँच जाएगा. इसके पास अब कोई भी चार्ज नहीं बचेगा. तो साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर भी देते चलिए. पूछा गया था चार्ज ऑन ए फेस पर कौन सा चार्ज होगा, दैट इज निगेटिव चार्ज. बी फेस पर कितना चार्ज होगा, इसके पास कोई चार्ज बचेगा ही नहीं, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आगे सी की तरफ फ्लो हो जाएगा, इसके पास चार्ज होगा 0. नेक्स्ट चार्ज ऑन सी के पास पॉजिटिव चार्ज. सिंस ये सी प्लेट भी फर्दर वायर से आगे डी के साथ और इस लीव के साथ कनेक्टेड थी, इस लीव के पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था. यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज ऊपर से फ्लो होके इस डी लीव पर आ जाएगा, यानी डी लीव पर भी कितना चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज. अब इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी. ऑब्वियसली रिपेल करेंगी. विल द लीव्स अट्रैक्ट और रिपेल, तो इसका आंसर था रिपेल. रिलेट कर लीजिएगा आपने जहाँ भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा. प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. हमें पता है जब भी हम किसी चीज़ की वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म लिखने का हमारे पास एक ही सिग्निफिकेंस रहता है कि हम उस वेक्टर फॉर्म में हमें साथ में डायरेक्शन भी पता चलती है. जब हम वेक्टर फॉर्म की बात नहीं करते तो हमें सिर्फ किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड पता चलता है, लेकिन जब भी हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे यानी हमें बिना बोले इक्वेशन देख के डायरेक्शन पता चल जाती है. तो हम कूलम्ब लॉ को भी वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखेंगे कि किस तरह से हम कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. तो कंसिडरेशन हमारी वही रहेगी. फिर से कंसिडर टू चार्जेस Q1 and Q2. Let this charge is Q1, this charge is Q2, separated by a distance R between them.
charge q1 is at point A and charge q2 is at point B. बोथ आर लाइक चार्जेस, दोनों को हमने पॉजिटिव चार्जेस ले रखा है। हमें पता है दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और वो हमें डायरेक्शन भी पता है कौन सी डायरेक्शन में होगी। दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अगर ये फोर्स F होगी तो ये फोर्स भी F होगी। इतना हम अभी तक जानते हैं। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंसिडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 at point A and B placed in vacuum separated by a distance R between them. Both charges will repel each other with equal force, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा है F। लेकिन हमें लिखना है इसे वेक्टर फॉर्म में, तो हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अब देखिए, ये वाली फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और इस वाली फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो इस फोर्स को मैं नाम दे रहा हूँ F12। इसे हम पढ़ेंगे कैसे? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। यानी जो पहला नंबर आप लिखोगे वो नंबर वो होगा जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। दूसरा नंबर जो हमने लिखा है वो नंबर वो होगा जिसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रही है। F12 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 एंड दिस विल बी force on charge Q2 due to charge Q1, so this will be F21। तो यहाँ पे F12 क्या है? F12 is force on charge Q1 due to, किसकी वजह से? ड्यू टू चार्ज Q2। सिमिलरली F21 is equal to force on charge Q2 due to charge Q1। अब हमें डिस्टेंस को भी यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? जब हम A से B की तरफ जाएंगे तो हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे R12। यूनिट वेक्टर हमें क्या देगा? डायरेक्शन देगा कि हम कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो R12 का मतलब है जब मैं A से B की तरफ जाऊंगा और जब मैं B से A की तरफ आऊंगा तो हम लिखेंगे R21। आई होप आपको समझ आया होगा। R12 का मतलब है हम गए 1 से 2 की तरफ, R21 का मतलब है हम आए 2 से 1 की तरफ। तो ये हमने यूनिट वेक्टर डिस्टेंस के को भी यूनिट वेक्टर की फॉर्म में यहाँ पे नोट किया है। हमने बोला कि इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, सिर्फ दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ, अभी डायरेक्शन की बात अगर मैं ना करूँ, तो वी नो दिस F12, अगर यहाँ पे मैं साथ में मॉड लगा देता हूँ, इसका मतलब है हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ये इक्वल होगा किसके? F21। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं मैग्नीट्यूड, और ये वैल्यू हमें पता है कूलम्ब्स लॉ से कितनी आती है, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमें अभी तक पता है, मैग्नीट्यूड लिखना हमें कूलम्ब लॉ का आता है। अब हमें देखनी है इसकी वेक्टर फॉर्म। इसके आगे प्रोसीड करते हैं। हमने यहाँ पे R12 क्या लिखा? R12 is unit vector
डायरेक्टिंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ को डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्टिंग फ्रॉम Q1 to Q2. Similarly, this R21 is unit vector directing from Q2 to Q1. अब हम लिखते हैं F12 F21 को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में. सो दिस F12 in vector notation will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R स्क्वायर. साथ में लिखना है हमें यूनिट वेक्टर कि ये F12 कौन से यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में लग रहा है. तो आप अगर यहाँ पे देखें F12 की डायरेक्शन इस तरफ को है, इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है इन दोनों में से, तो इन दोनों में से है इस डायरेक्शन में R21, तो साथ में आएगा R21. आई होप आपको समझ आया होगा. ये तो सेम है जो हम कूलम्ब लॉ को स्केलर फॉर्म में यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखना जानते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब साथ में डायरेक्शन दिखाने के लिए हमें दिखाना था यूनिट वेक्टर. इस फोर्स की डायरेक्शन में इन दोनों में से कौन सा यूनिट वेक्टर है, तो इस डायरेक्शन में R21 वाला यूनिट वेक्टर है, तो हमने साथ में लिखा R21. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स F12. Similarly, F21 इक्वल होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. साथ में लिखना है यूनिट वेक्टर. कौन सा यूनिट वेक्टर लिखूं F21 के साथ, जो F21 की डायरेक्शन में हो. तो इस डायरेक्शन में दोनों में से कौन सा यूनिट वेक्टर है, दैट इज R12. सो आंसर विल बी R12. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ. अब जब भी मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे साथ में बोलने की ज़रूरत नहीं है कि F21 कौन सी डायरेक्शन में लग रही है. यूनिट वेक्टर देख के हम समझ सकते हैं कि F21 R12 की डायरेक्शन में लग रही है. सिमिलरली F12 R21 की डायरेक्शन में लग रही है. तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ. प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ Coulomb's law in vector form? Coulomb's law in vector form is more significant than Coulomb's law in scalar form. The reason being, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलती हैं. पॉइंट नंबर 1 जो हमें Coulomb's law in vector form से पता चलता है, that is this Coulomb's law in vector form gives direction of electrostatic force. इससे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही है ये पता चलता है. नंबर 2, Coulomb's law in vector form tells us that these forces are equal and opposite in nature. यहाँ से हमें ये भी पता चला कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं पर नेचर में एक दूसरे के अपोजिट है, यानी दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है. इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं. कैसे? R12 और R21 जो यूनिट वेक्टर हैं ये इक्वल हैं पर एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हैं. तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम R21. दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं पर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन कंसीडर किया है. रिप्लेसिंग इक्वेशन नंबर, आप इसे चेंज कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, वी विल गेट F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. R12 की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम R21 यूनिट वेक्टर. फर्दर सॉल्विंग F21 इज इक्वल टू, माइनस आगे आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21.
और इतना पार्ट ये किसके इक्वल है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दिस पार्ट इज F21 इज इक्वल टू माइनस टाइम F12। तो जो स्टेटमेंट हमने लिखी है वो यहाँ से प्रूव भी हो जाती है दैट दीज टू फोर्सेस आर इक्वल बट अपोजिट इन नेचर। F12 इज इक्वल टू माइनस टाइम F12 इन वेक्टर फॉर्म। पॉइंट नंबर 3 जो हमें कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से पता चलता है दैट इज दिस फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर। ये हमें कैसे पता चला? ये जो फोर्स थी ये इस लाइन के अलोंग ही लगती है, ऐसा नहीं है कि ये फोर्स कहीं इस लाइन में लगेगी। ये फोर्स इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, जिस डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर दिखाए हैं उसी लाइन में एक्ट करती है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि दिस फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए दिस इज़ अ पॉइंट और मैं आपसे पूछूं मुझे इस पॉइंट की लोकेशन बताइए, ये कहाँ पर है? तो आप क्या बोलेंगे, ये कहाँ पर है? यू मस्ट नीड अ रेफरेंस टू टेल द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट इन स्पेस और इन दिस बोर्ड। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक रेफरेंस प्लेन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। मान लेते हैं मैंने ये प्लेन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया दैट इज़ OXYZ। अब मैं इस पॉइंट की पोजीशन बड़ी एक्यूरेटली बता सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट XY प्लेन में है, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट इस O पॉइंट से दैट इज़ ओरिजिन से किसी डिस्टेंस R पर सिचुएटेड है। तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस में या किसी पर्टिकुलर प्लेन के रेफरेंस में बताते हैं। तो हम इन्हीं की टर्म में यहाँ पे जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना सीखेंगे, किस तरह से इसे हम लिखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कंसिडरेशन हमारी वही रहेगी। लेट और रेफरेंस प्लेन, हमने कोई प्लेन कंसिडर कर लिया, नाम दे देते हैं इस प्लेन को OX Y एंड Z। अब इस रेफरेंस प्लेन के रेफरेंस में हम जो भी चार्जेस यहाँ पे कंसिडर करेंगे उनकी पोजीशन हम यहाँ पे बताएंगे। मान लेते हैं कोई चार्ज Q1 इस पॉइंट A पर सिचुएटेड है। यहाँ पर पॉइंट चार्ज Q1 यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट A। यहाँ पर कहीं पॉइंट B पर चार्ज Q2 सिचुएटेड है। मान लेते हैं इस फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन से इस चार्ज Q1 की डिस्टेंस R1 है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर दैट इज़ OA कितना है R1। OB पोजीशन वेक्टर है, मान लेते हैं R2। तो जब भी हम ओरिजिन के रेफरेंस में किसी पॉइंट की डिस्टेंस बताएंगे उसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो जब भी मैं R1 वेक्टर यहाँ पे लिखूँगा इसका मतलब है R1 वेक्टर इज़ पोजीशन वेक्टर OA। हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? ओरिजिन के रेफरेंस में। जब भी ओरिजिन के रेफरेंस में बात होगी मतलब ये पोजीशन वेक्टर है। मान लेते हैं इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस R है। तो हमने क्या क्या कंसीडर किया? जो कंसीडर किया है वो यहाँ पे लिखना है। कंसीडर और रेफरेंस प्लेन OXYZ लेट चार्ज Q1 इज एट पॉइंट। अब डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं। R1 की डायरेक्शन है ये, R2 पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी ये। लेट चार्ज Q1 इज एट पॉइंट A एंड लेट चार्ज Q2 इज एट पॉइंट B। लेट पोजीशन वेक्टर OA
is equal to r1 vector and let position vector OB is r2 vector. Let distance between two charges, that is AB, is equal to R. ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी इस चार्ज Q1 पर जो Q2 की वजह से फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन कुछ ये रहेगी और इस पर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन कुछ ये रहेगी। इन दोनों को हमें नाम देना भी आता है। Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगी उसको हम बोलते हैं F12 और Q2 पर Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगी उसको हम नाम देते हैं F21। हमें पोजीशन वेक्टर की यूनिट वेक्टर की टर्म में भी लिखना आता है। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा R12 और इस डायरेक्शन में होगा R21। अब मैं यहाँ पे अगर फोर्स F12 लिखना चाहूँ तो हम किस तरह से लिखेंगे? हमें ये लिखना आता है, दैट इज़ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। साथ में डायरेक्शन दिखाने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा जिस डायरेक्शन में F12 लग रही है। F12 की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, दैट इज़ R21। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय R, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय R, हमें क्या मिलेगा? F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और जो मल्टीप्लाई किया वो R हमने यहाँ पे लिख दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखिए हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर बात की है R21 की। R21 की डायरेक्शन ये है, तो मैं ट्राइंगल लॉ OAB में लगा रहा हूँ। देखिए ट्राइंगल लॉ हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर विल बी इक्वल टू OA वेक्टर। ये रिजल्टेंट होगा, ये ट्राइंगल की दो साइड्स। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमें लिखना आता है, OB प्लस BA इक्वल होगा रिजल्टेंट के। तो OB वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस BA वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? देखिए इन दोनों को तो हमने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखा है, BA को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हमें पता है, अगर मैं BA यूनिट वेक्टर को लिखना चाहूँ तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हमें आती है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। BA का मैग्नीट्यूड। यहाँ से BA वेक्टर की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो ये आ जाएगा BA यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड BA, और BA यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है? दैट इज़ R21 इंटू BA वेक्टर मैग्नीट्यूड R। तो BA वेक्टर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी R इंटू R21 यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से आ जाएगा BA की वैल्यू R21 यूनिट वेक्टर इंटू R इज इक्वल टू OA इज R1 वेक्टर। तो यहाँ से R इंटू R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। R इंटू R21 यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अगर इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं? R मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इन मैग्नीट्यूड। यानी जब भी आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होगा आप यूनिट वेक्टर को यहाँ से हटा देंगे। तो ये हमने इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म भी लिख ली है।
Put these values in equation number 1. Equation number 1 will become F12 vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 डिवाइड बाय दिस r इज ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, r1 माइनस r2, मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू r21 की जगह हम लिख सकते हैं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर. दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर. तो हमने कूलम्ब लॉ को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी लिखना सीख लिया है. सिमिलरली अगर आपको F21 लिखना होगा, इज दिस विजिबल, लेट मी चेक, आई होप इट्स विजिबल नाउ. अगर आपको F21 लिखना होगा तो F21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन उल्टा हो जाएगा R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R2 माइनस R1. प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अभी तक जो हमने फोर्स निकाली है वो फोर्स निकाली है जब हमारे पास दो चार्जेस प्रेजेंट हैं. व्हाट इफ़ देर आर नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट, तब आप फोर्स कैसे निकालेंगे, वहाँ पे काम आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. मान लीजिए लेट देर इज़ अ चार्ज Q1, यहाँ पर कहीं चार्ज Q2 है, यहाँ पर कहीं चार्ज Q3, यहाँ पर कहीं चार्ज Q4 एंड सो ऑन, यहाँ पर कहीं चार्ज Q1 लग रहा है. तो इन सारे चार्ज की वजह से Q1 पॉइंट पर, इस Q1 चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही होगी, ये हम कैसे निकालेंगे. तो मैं इस चार्ज को सारे पॉइंट के साथ मिला लेता हूँ. सारे के सारे लाइक चार्जेस हैं, इन सब की वजह से यहाँ पे क्या होगी, रिपल्शन होगी. सारे लाइक चार्जेस हैं तो Q1 पर Q2 की वजह से कितनी फोर्स लगेगी, Q1 पर Q4 की वजह से कितनी फोर्स लगेगी. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F12. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F13, F14 and so on to F1n. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट इफ नंबर ऑफ चार्जेस आर interacting, if number of charges are interacting at a point, then net force on a given charge is equal to vector sum of all the forces acting on that charge. इस चार्ज Q1 पर सारे चार्जेस की वजह से कितनी फोर्स लग रही होगी, ये हम कैसे निकालेंगे. वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितनी की फोर्सेस इस चार्ज Q1 पर लग रही है हम सबका वेक्टर सम कर यहाँ पे कर लेंगे. यानी मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली द फोर्स ऑन चार्ज Q1 दैट इज F1 विल बी इक्वल टू F1 पर F2 की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, जिसको हम कैसे लिखते हैं F12 प्लस 1 पर 3 की वजह से कितनी फोर्स लगी F13 प्लस 4 की वजह से F14 प्लस सो ऑन टू F1n. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सिमिलरली अगर Q2 पर पूछा जाए कितनी फोर्स लगेगी, दैट इज F2 विल बी इक्वल टू
2 पर 1 की वजह से F21, 2 पर 3 की वजह से F23, 2 पर 4 की वजह से F24 प्लस सो ऑन टू F2n। और वी नो दिस F12 विल बी इक्वल टू, हमें लिखना आता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होगा R21। ये हम सीख चुके हैं कि ये कैसे लिखते हैं। सिमिलरली F13 विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R31। सो ऑन टू F1n फोर्स कितनी होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर RN1। सबको इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं पुट कर दूं, व्हाट वी विल गेट, F1 विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सब में कॉमन आ जाएगा। अंदर हमारे पास बचेगा R21 प्लस R31 प्लस सो ऑन टू RN1। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेक्चर नंबर 4 में इतना ही। इसके बाद इस चैप्टर में एक लेक्चर और रहेगा, फिर चैप्टर नंबर 1 जो बेसिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।